प्यारे दोस्तों, जरा सोचो, एक औरत जो 5 वक्त की नमाजी हो, तहज्जुद गुजार हो, लोगों में अपनी नेकी और परहेजगारी की वजह से जानी जाती हो, लेकिन मरने के बाद उसकी कब्र का हाल ही कुछ और निकल आए। कब्र की मिट्टी फटने लगे, उसके अंदर से आग के शोले उठें जो आसमान तक लपक जाए, और साथ ही दिल दहला देने वाली चीखें और लंबी लंबी सिसकियां सुनाई दे, जैसे कोई रूह अजियत में तड़प रही हो। आखिर ये सब क्यों हुआ? ऐसी कौन सी खता थी जिसकी सजा कब्र में इतनी हौलनाक मिली? दोस्तों, ये किस्सा आपको जरूर सुनना चाहिए, ताकि अनजाने में आपसे भी कोई ऐसी गलती न हो जाए और कल को आपको भी ऐसी भयानक सजा का सामना न करना पड़े। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। फैसल, एक 30 साल का जवान, सुबह फजर की नमाज के बाद अपनी मां आमिना बीबी की कब्र पर फातिहा पढ़ने आया था। उसका चेहरा धूप से झुलसा हुआ था, हल्की सी दाढ़ी उसके चेहरे को संजीदगी देती थी और गहरी भूरी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी छिपी थी। जब उसकी नजर आमिना बीबी की कब्र पर पड़ी, उसके पांव जमीन से चिपक गए। ये क्या है? फैसल की इस्ती आवाज कब्रिस्तान की खामोशी में गूंज गई। शोले जो कब्र के ऊपर नाच रहे थे, उसके चेहरे पर लाल रोशनी डाल रहे थे। सिसकियों की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई उससे मदद मांग रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हाथों में पकड़ी तसब्बी गिरकर जमीन पर जा गिरी। अम्मा, फैसल चीखा और कब्र के करीब भागा। उसने जल्दी से अपनी कमीज से पानी की बोतल निकाली और शोलों पर पानी डाला। आग बुझ गई, लेकिन सिसकियों की आवाज बंद न हुई। वो जमीन पर बैठ गया। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था और उसका जिस्म कांप रहा था। मेरी अम्मा, जो 5 वक्त की नमाजी थी, जिनकी नेकी की गवाही पूरा गांव देता था, उनकी कब्र पर यह क्या हो रहा है? फैसल ने खुद से पूछा। उसका ज़हन सवालात से भर गया। क्या यह कोई साजिश थी? क्या कोई उसकी मां की नेकनामी को खराब करना चाहता था, या वाकई उस कब्र में कोई राज छुपा था? उसने इधर उधर देखा। कब्रिस्तान खाली था। सिर्फ खजूर के दरख्तों की सरसराहट और दूर से आने वाली अजान की आवाज सुनाई दे रही थी। वो उठा, अपनी तसब्बी उठाई और घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन उसका दिल बेचैन था। बहरामपुर एक छोटा सा पंजाबी गांव था, जहां जिंदगी सादी लेकिन रंगीन थी। मिट्टी के घरों की दीवारें धूप में चमकती थी और उन पर लगे लकड़ी के दरवाजों पर रंगीन फूलों के डिजाइन बने थे। गांव के बीच में एक छोटा सा चौक था, जहां सुबह के वक्त बच्चे, जिनकी उम्रें 5 से 12 साल थी, रंगीन कुर्तों और शलवारों में मलबूस लट्टू खेलते या क्रिकेट के पुराने गेंद से खेलते। मर्द, जो ज्यादातर शलवार कमीज और पगड़ियों में होते, चारपाइयों पर बैठकर हुक्का पीते और गांव की खबरों पर तबादला एक ख्याल करते। अजान की आवाज सुबह शाम गांव में गूंजती और लोग अपने काम रोककर मस्जिद की तरफ चल पड़ते। आमिना बीबी, फैसल की मां, उस गांव की सबसे मोअज़ खातून थी। उनका कद दरमियाना था, चेहरा रोशन, और वो हमेशा सफेद या हल्के रंग का दुपट्टा ओढ़ती। उनकी उम्र 50 के करीब थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो हर वक्त कुछ सोच रही हों। वो गांव की वाहिद पढ़ी लिखी औरत थी, जो कभी मकामी स्कूल में उस्तादा थी। उनके घर के सहन में, जो मिट्टी से बना था, और उसके सामने एक खजूर का दरख्त खड़ा था, बच्चे मुफ्त ट्यूशन के लिए जमा होते। आमिना बीबी न सिर्फ किताबें पढ़ाती, बल्कि बच्चों को दीन की तालीम भी देती। वो कुरान की आयत सिखाती, हदीस के मानी समझाती और बच्चों को नेकी का सबक देती। गांव के बच्चे, बूढ़े और जवान सब उनकी इज्जत करते। आमिना बीबी 5 वक्त की नमाजी थी, तहज्जुद की आदत थी और रात को अपनी चारपाई पर बैठकर तस्बीह पढ़ती।
फैसल उनका इकलौता बेटा था और उनकी नेकनामी की वजह से गांव वाले उसे भी इज्जत देते। वो एक मकामी दफ्तर में मुलाजमत करता था और हाल ही में उसकी नौकरी पक्की हुई थी। फैसल का चेहरा सादा था, लेकिन उसकी आंखों में एक बेचैनी थी, जैसे वो हमेशा किसी बात से परेशान हो। उसकी शादी आमिना बीबी ने एक गरीब यतीम लड़की सफिया से कराई थी। सफिया 20 साल की, गहरे सावले रंग की, लंबे बालों वाली, हमेशा नीली या हरी शलवार कमीज और दुपट्टे में मलबूस रहती। उसकी मां राबिया एक बीवा थी जो गांव के एक कोने में अकेली रहती थी। राबिया 45 साल की, हल्के सरमई बालों वाली, सादा सफेद शलवार कमीज पहनती और उनका चेहरा हमेशा उदासी से भरा रहता। गांव वालों में राबिया के बारे में अफवाहें थी कि उनके जवानी के दिनों में कुछ लोगों से गलत ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से वो बदनाम थी। इसी वजह से सफिया को भी गांव वाले इज्जत की निगाह से नहीं देखते थे। शादी के पहले दिन फैसल ने सफिया से कहा, अगर तुम मेरी अम्मा की इज्जत करोगी, उनके दिल में जगह बनाओगी, तभी मैं तुम्हें बीवी का दर्जा दूंगा। सफिया ने सर झुकाकर हामी भर ली, लेकिन उसकी आंखों में एक खामोश दर्द था। आमिना बीबी भी सफिया से सख्त रवैया रखती। वो उसे बार बार अपना एहसान याद दिलाती कि उन्होंने एक गरीब बदनाम खानदान की लड़की को अपने घर में जगह दी। फैसल अपनी मां की हर बात पर यकीन करता और सफिया से सरदमहरी से पेश आता। एक दिन जब फैसल दफ्तर से घर वापस आया तो आमिना बीबी गुस्से से भरी हुई थी। उनका चेहरा लाल था और वो सफिया पर चीख रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बदतमीजी करने की? फैसल ने पूछा, अम्मा क्या हुआ? आमिना बीबी ने कहा, ये लड़की अब जुबान लड़ाने लगी है, इसे समझाओ कि इस घर में इसकी जगह मेरी मर्जी से है। फैसल गुस्से में आ गया। उसने सफिया के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, यह वही औरत है जिसने तुम्हें नई जिंदगी दी, वरना तुम जैसी को कौन कबूल करता? सफिया खामोशी से रो पड़ी, लेकिन उसने कुछ न कहा। आमिना बीबी के चेहरे पर इत्मीनान फैल गया। उस रात जब फैसल सो रहा था, एक अजीब सी खामोशी घर पर छा गई। सुबह जब वो उठा तो आमिना बीबी अपनी चारपाई पर बेजान पड़ी थी। फैसल चीख उठा, अम्मा ये क्या हुआ? गांव वालों को खबर मिली और सब आमिना बीबी की मौत पर गमगीन हो गए। गांव का हर शख्स उनके जनाजे में शरीक हुआ। फैसल की आंखों से आंसू रुक न रहे थे। उसने सोचा कि अब वो किसके सहारे जिएगा। आमिना बीबी को कब्रिस्तान में दफन किया गया, जहां खजूर के दरख्तों के साए लंबे पड़ते थे और मिट्टी की दीवारें धूप में चमकती थी। दफन के 2 दिन बाद फैसल की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वो रोज सुबह फजर की नमाज के बाद मां की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाता, लेकिन उस सुबह जब वो कब्रिस्तान पहुंचा, उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। आमिना बीबी की कब्र पर शोले बुलंद हो रहे थे, जैसे कोई आग जल रही हो। कब्र के अंदर से सिसकियों और आहों की आवाजें आ रही थी, जो फैसल के दिल को चीर रही थी। वो घबराकर पीछे हटा। उसका चेहरा जर्द पड़ गया और हाथों में पकड़ी तस्बीह गिर गई। ये क्या हो रहा है? फैसल ने खुद से पूछा। मेरी अम्मा जो नेक थी, जिनकी सारी जिंदगी नेकियों से भरी थी, उनकी कब्र पर आग क्यों? ये सिसकिया क्यों? वो परेशान हाल घर वापस आया। सफिया ने उसे परेशान देखा और पूछा, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? फैसल गुस्से में भड़क उठा, तुमसे क्या लेना देना? मेरी परेशानी मेरी है, तुम अपना मुंह बंद रखो। सफिया खामोश हो गई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। फैसल का दिल मुतमिन न था। उसने सोचा कि शायद कोई उसकी मां की नेकनामी को खराब करने की साजिश कर रहा है। उसने अपनी बीवी पर शक किया, शायद इसने अम्मा को जहर दिया हो।
उसने सफिया से कहा, तुमने मेरी मां को मारा, तुमने उनके खाने में कुछ मिलाया। सफिया रो पड़ी, मैं ऐसी औरत नहीं हूं, मैं आपकी मां की जान क्यों लूंगी। लेकिन फैसल का गुस्सा कम न हुआ। उसने सफिया को अपनी मां राबिया से मिलने से भी रोक दिया और कहा, तुमने मुझे मेरी मां से जुदा किया, अब मैं तुम्हें तुम्हारी मां से जुदा करूंगा। फैसल की नौकरी में भी मसाइल शुरू हो गए। उसका बॉस कहता, तुम्हारी जहनी हालत ठीक नहीं, कुछ दिन आराम करो। फैसल घर पर बैठा रहता और सफिया पर नजर रखता कि वो कहीं अपनी मां से न मिले। जब वो सफिया की आंखों में आंसू देखता तो उसे अजीब सा इत्मीनान मिलता। लेकिन हर सुबह जब वो कब्रिस्तान जाता, आमिना बीबी की कब्र पर वही शोले और सिसकियां देखता। वो पानी डालकर आग बुझाता, लेकिन उसका दिल बेचैन रहता। एक रात फैसल ने एक खौफनाक ख्वाब देखा। आमिना बीबी रो रही थी, उनका चेहरा दर्द से भरा था। वो कह रही थी, बेटा, उससे कहो कि मुझे माफ कर दे, उसकी माफी के बगैर मैं अजाब में हूं। फैसल ने पूछा, अम्मा, कौन है वो? आप किससे माफी मांग रही हैं? लेकिन आमिना बीबी सिर्फ रोती रही। फैसल की आंख खुली तो वो पसीने में शरबोर था। वो सुबह फजर के वक्त कब्रिस्तान गया और वही मंजर देखा। कब्र पर शोले, अंदर से सिसकिया। उसने पानी डाला और रोते हुए गांव के इमाम मौलवी अब्दुर रहमान के पास गया। मौलवी अब्दुर रहमान 60 साल के बुजुर्ग, सफेद दाढ़ी, सफेद टोपी और हल्के खाकी शलवार कमीज में मलबूस, तसब्बी हाथ में लिए मस्जिद के सहन में बैठे थे। फैसल ने सारी बात बताई, कब्र पर आग, सिसकियों की आवाजें और अपना ख्वाब। मौलवी साहब ने गहरी सोच में डूबकर कहा, बेटा, ये कोई मामूली बात नहीं। शायद तेरी मां ने कोई छुपा गुनाह किया हो या किसी के साथ बड़ी नाइंसाफी की हो। ये हुकूकुल इबाद का मामला लगता है। अगर अल्लाह के हुकूक होते तो वो अपनी रहमत से माफ कर देता, लेकिन अगर किसी इंसान का हक मारा गया हो तो माफी उसी से मांगनी पड़ती है। तू अपनी मां के करीबी लोगों से पूछ कि उन्होंने किसी के साथ जुल्म तो नहीं किया। फैसल सोच में डूब गया। वो अपनी मां की नेकनामी पर कोई आंच नहीं आने देना चाहता था, लेकिन उसका दिल बेचैन था। वो गांव की औरतों से कैसे पूछता कि आमिना बीबी ने किसी पर जुल्म किया? लोग क्या सोचेंगे? उसने फैसला किया कि वो खुद इस राज को खोजेगा। उस रात जब वो बिस्तर पर लेटा था, उसने देखा कि सफिया कमरे में नहीं थी। वो घबरा कर उठा और घर से बाहर निकला। उसे शक था कि सफिया अपनी मां से मिलने गई होगी। वो राबिया के घर की तरफ भागा, जो गांव के एक कोने में मिट्टी के छोटे से घर में था। फैसल का चेहरा पसीने से शरबोर था। उसकी गहरी भूरी आंखों में खौफ और गुस्सा दोनों चमक रहे थे और उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने कागजात को मजबूती से पकड़ा। सफिया की आवाज जो कमरे से आ रही थी, उसके कानों में गूंज रही थी, अम्मा, उस औरत ने हमारे साथ इतना जुल्म किया। अल्लाह ने उसे ऐसी सजा दी कि उसकी कब्र पर आग जलती है। सब कहते हैं कि वो नेक थी, लेकिन उसने कोई बड़ा गुनाह किया था और मेरा शौहर अब भी मुझसे बदसलूकी करता है। वो मुझे आपसे मिलने भी नहीं देता। राबिया की आवाज जो हल्की और उदास थी ने जवाब दिया, बेटी, सब्र करो, अल्लाह सब देख रहा है। उसने हमारा पर्दा रखा और हमें हमारा हक जरूर मिलेगा। फैसल के दिल में गुस्सा भड़क उठा। उसे यकीन न था कि उसकी मां आमिना बीबी, जिनकी नेकी की गवाही पूरा बहरामपुर देता था, ने कोई जुल्म किया होगा। वो 5 वक्त की नमाजी थी, तहज्जुद की आदत रखती थी और गांव के बच्चों को मुफ्त तालीम देती थी। उनकी मौत के बाद कब्र पर शोले और सिसकियों की आवाजें फैसल के जहन को खाई जा रही थी और अब सफिया की ये बातें उसके सब्र का इम्तिहान ले रही थी।
वो दरवाजे से बाहर निकला और जोर से चीखा, ये कागजात का क्या मामला है? तुम मेरी मां के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। फैसल ने कागजात राबिया की तरफ बढ़ाए और कहा, ये बताओ, ये कागजात क्या है? मेरी अम्मा के बारे में तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? राबिया ने गहरी सांस ली। उनकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो बरसों से इस लम्हे का इंतजार कर रही हो। बेटा, ये घर मेरा था, ये जायदाद, ये जमीन, ये सब कुछ मेरा हक था। लेकिन तेरी मां आमिना बीबी ने धोखे से ये सब कुछ अपने नाम कर लिया। फैसल ने चौंक कर कहा, ये झूठ है, मेरी अम्मा ऐसी औरत नहीं थी। राबिया ने अपनी आंखें बंद की, जैसे वो दर्द को दबाने की कोशिश कर रही हो। फिर वो बोली, बेटा, मैं तेरी फूफी हूं। तेरी मां मेरी बहन थी, लेकिन उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। उसने गांव वालों को मेरे खिलाफ भड़काया, मेरी इज्जत पर दाग लगाया और मेरी बेटी सफिया को भी उसकी सजा भुगतनी पड़ी। फैसल के पांव तले जमीन खिसक गई, उसका चेहरा जर्द पड़ गया और उसके हाथ से कागजात जमीन पर गिर गए। फूफी? उसने हैरत से पूछा, ये कैसे मुमकिन है? मेरी अम्मा ने कभी आपका जिक्र नहीं किया। राबिया ने एक लंबी सांस ली और कहानी शुरू की। हम दोनों बहनें थी, आमिना और मैं। हमारे वालिद के पास ये घर और कुछ जमीन थी। जब हम जवान हुई तो आमिना ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और स्कूल में उस्तादा बन गई। मैं घर पर रहती थी क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन मेरा शौहर जल्द ही फौत हो गया और मैं बीवा हो गई। उस वक्त आमिना ने मुझे सहारा देने का वादा किया, लेकिन उसने धोखा किया। उसने वालिद के कागजात पर दस्तखत कराए और सब कुछ अपने नाम कर लिया। जब मैंने उससे पूछा तो उसने गांव वालों को कहानियां सुनाई कि मैं बदचलन औरत हूं। उसकी वजह से मेरी और सफिया की इज्जत गांव में मिट्टी में मिल गई। सफिया, जो अब तक खामोश थी, रोते हुए बोली, फैसल, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे डर था कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे। लेकिन तेरी मां ने हमारे साथ जुल्म किया। उसने मेरी मां को बदनाम किया और मुझे इस घर में बहू बनाने का ड्रामा किया ताकि वो हमारे हक को हमेशा के लिए दबा सके। फैसल का सर चकरा रहा था। वो जमीन पर बैठ गया और अपने सर को हाथों में पकड़ लिया। उसके जहन में आमिना बीबी का चेहरा घूम रहा था। वो सफेद दुपट्टा, वो रोशन चेहरा, वो तसब्बीह पढ़ती हुई रातें। क्या ये सब झूठ था या इसके पीछे कोई और राज था? राबिया ने आगे कहा, बेटा, ये कागजात इस घर और जमीन की असली मालिकी के सबूत है। तेरी मां ने इन्हें छुपाया था, शायद इसीलिए उसकी कब्र पर ये अजाब है। अल्लाह के यहां हुकूकुल इबाद का मामला बहुत बड़ा होता है। फैसल ने कागजात उठाए और उन्हें देखा। वो पुराने थे, जर्द पड़ चुके थे और उन पर छोटी छोटी तहरीर में जमीन और घर के मालिकाना हक लिखे थे। उसने देखा कि कागजात पर राबिया का नाम था और आमिना बीबी का नाम कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसके दिल में एक अजीब सा खौफ जाग उठा। क्या वाकई उसकी मां ने इतना बड़ा जुल्म किया था? वो उठा और बोला, मैं ये सब नहीं मान सकता। मुझे खुद देखना होगा कि ये सच है या झूठ। राबिया ने कहा, बेटा, तू जाकर गांव के पुराने लोगों से पूछ। वो सब जानते हैं कि इस घर का असली मालिक कौन था। लेकिन तेरी मां ने अपनी नेकी के पर्दे में सब कुछ छुपा लिया। फैसल ने सफिया की तरफ देखा, जो अब भी रो रही थी। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। उसने सफिया से कभी अच्छा सलूक नहीं किया था और अब उसे लग रहा था कि शायद वो गलत था। लेकिन उसका गुस्सा अभी कम नहीं हुआ था। वो बगैर कुछ कहे घर से निकल गया। बहरामपुर की गलियां रात के सन्नाटे में डूबी हुई थी। गांव की मस्जिद से फजर की अजान की आवाज आ रही थी
और फैसल के कदम तेजी से कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे। उसका दिल बेचैन था। वो सोच रहा था कि क्या उसकी मां की कब्र पर शोले और सिसकियां उसी जुल्म की वजह से है। जब वो कब्रिस्तान पहुंचा तो उसने देखा कि आमिना बीबी की कब्र पर फिर से शोले बुलंद हो रहे थे। सिसकियों की आवाज अब और बुलंद थी, जैसे कोई उससे मदद मांग रहा हो। फैसल ने पानी डाला, लेकिन इस बार आग बुझने में ज्यादा वक्त लगा। वो कब्र के पास बैठ गया और रोते हुए बोला, अम्मा, ये सब क्या है? आपने मुझसे ये राज क्यों छुपाया? उस रात फैसल ने फैसला किया कि वो गांव के पुराने लोगों से हकीकत जानेगा। वो गांव के चौधरी हाजी गुलाम रसूल के पास गया, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और इज्तदार शख्स थे। फैसल ने सारी बात बताई, कब्र पर शोले, सिसकियों की आवाजें और राबिया की कहानी। हाजी साहब ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तेरी मां नेक औरत थी, लेकिन कोई इंसान कामिल नहीं होता। राबिया के साथ जो हुआ वो गांव वाले जानते हैं। तेरी मां ने उसे बदनाम किया और उसकी जायदाद पर कब्जा किया, लेकिन इसके पीछे कोई और राज भी है जो शायद तेरी मां ने तुझसे छुपाया। फैसल ने पूछा, वो राज क्या है? हाजी साहब ने कहा, यह राज जानने के लिए तुझे अपने घर के पुराने संदूक को देखना होगा। तेरी मां ने वहां कुछ चीजें छुपाई थी जो शायद इस राज को खोल दे। फैसल के दिल में एक नई उम्मीद जागी, लेकिन साथ ही खौफ भी था। वो घर वापस आया और अपनी मां के कमरे में गया, जहां एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक पर ताला लगा था और उसकी चाबी आमिना बीबी हमेशा अपने दुपट्टे में छुपाती थी। फैसल ने दुपट्टा तलाश किया, लेकिन चाबी न मिली। उसने संदूक को तोड़ने का फैसला किया। रात के आखिरी पहर जब गांव सो रहा था, फैसल ने एक हथौड़ी ली और संदूक को तोड़ा। अंदर कुछ पुराने कपड़ों के नीचे एक छोटा सा डिब्बा था, जिसमें और कागजात और एक पुरानी डायरी थी। फैसल ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। ये आमिना बीबी की अपनी तहरीर थी, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के कुछ राज लिखे थे। फैसल ने पढ़ा कि आमिना बीबी ने राबिया की जायदाद इसलिए छीनी थी क्योंकि वो अपने वालिद के एक पुराने फैसले से नाराज थी। वालिद ने ज्यादातर जायदाद राबिया के नाम की थी क्योंकि वो बड़ी बेटी थी। आमिना बीबी को लगा कि उनके साथ नाइंसाफी हुई और उन्होंने बदला लेने के लिए राबिया को बदनाम किया और जायदाद छीन ली। फैसल की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने डायरी बंद की और सोचा, मेरी अम्मा ने ये सब क्यों किया? उसने कागजात और डायरी उठाई और राबिया के घर की तरफ चल पड़ा। जब वो राबिया के घर पहुंचा तो सफिया और राबिया अभी तक जाग रही थी। फैसल ने कागजात और डायरी राबिया के सामने रख दी और कहा, यह सब आपका है, मैं आपके साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा। राबिया ने डायरी पढ़ी और खामोश हो गई। फिर वो बोली, बेटा, तेरी मां ने गलती की, लेकिन वो तेरी मां थी, मैं उसे माफ करती हूं। लेकिन इस घर के असली कागजात अब भी गांव के पटवारी के पास है। अगर तू वाकई इंसाफ करना चाहता है तो उसे जाकर पूछ। फैसल ने सर हिलाया और घर से निकल गया। उसका दिल भारी था, लेकिन उसने फैसला किया कि वो सच्चाई को आखिर तक खोजेगा। अगली सुबह वो पटवारी के दफ्तर की तरफ चल पड़ा। वो पटवारी के दफ्तर की तरफ जा रहा था, जो गांव के दूसरे किनारे पर एक पुरानी ईंटों की इमारत में था। मोहम्मद अजीम, एक 50 साल का शख्स, सफेद शलवार कमीज और स्याह वेस्टकोट में मलबूस, अपनी ऐनक को नाक पर ठीक करते हुए कागजात पढ़ रहा था। उसकी सफेद दाढ़ी और सर पर रखी टोपी उसे एक संजीदा और मुअज़्ज़ शख्स का रूप देती थी। फैसल ने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर दाखिल हुआ। अजीम चाचा, अस्सलामु अलैकुम, फैसल ने आहिस्ता से कहा। मोहम्मद अजीम ने ऐनक के ऊपर से फैसल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, वालेकुम अस्सलाम फैसल, आओ बैठो। क्या बात है, तेरा चेहरा जर्द क्यों है? फैसल ने एक गहरी सांस ली
और कागजात मेज पर रख दिए। चाचा, ये कागजात मेरी अम्मा की कब्र के पास मिले हैं। राबिया कहती है कि ये घर और जमीन उनके हैं और मेरी अम्मा ने उनसे धोखे से ये सब छीन लिया। क्या ये सच है? मोहम्मद अजीम ने कागजात उठाए और उन्हें गौर से देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी छा गई। वो कागजात को पलटते रहे, उन पर लिखी तहरीर को पढ़ते रहे और फिर एक लंबी सांस लेकर बोले, बेटा, ये कागजात असली है। ये उस घर और जमीन के मालिकाना हक के कागजात है और इन पर राबिया का नाम है। लेकिन इसके पीछे एक लंबी कहानी है जो शायद तेरी मां ने तुझसे कभी नहीं बताई। फैसल ने बेचैनी से पूछा, वो कहानी क्या है चाचा? मोहम्मद अजीम ने अपनी ऐनक उतारी और मेज पर रख दी। उन्होंने अपनी चारपाई पर बैठते हुए कहा, बेटा, ये बात उस वक्त की है जब तेरी मां और राबिया जवान थी। तेरे नाना, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, के पास ये घर और कुछ जमीन थी। उन्होंने अपनी वसीयत में ज्यादातर जायदाद राबिया के नाम की क्योंकि वो बड़ी बेटी थी। तेरी मां आमिना उस वक्त पढ़ाई में मशगूल थी और स्कूल में उस्तादा बन गई थी। लेकिन उसे अपने वालिद के फैसले से गुस्सा था। उसे लगता था कि उसके साथ नाइंसाफी हुई। उसने राबिया के खिलाफ गांव वालों को भड़काना शुरू किया। अफवाहें फैलाई कि राबिया के कुछ लोगों से गलत ताल्लुकात हैं और इसकी वजह से राबिया की इज्जत गांव में मिट्टी में मिल गई। फैसल के कानों में ये बातें गूंज रही थी, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार न था। लेकिन चाचा, मेरी अम्मा ऐसी औरत नहीं थी। वो नेक थी, 5 वक्त की नमाजी थी, बच्चों को मुफ्त पढ़ाती थी। मोहम्मद अजीम ने सर हिलाया और कहा, बेटा, तेरी मां नेक थी, लेकिन कोई इंसान कामिल नहीं होता। उसने राबिया के साथ जुल्म किया और उसके बाद उसने ये कागजात छुपा दिए ताकि कोई उसके गुनाह को न जान सके। लेकिन अल्लाह के यहां सब कुछ जाहिर होता है। शायद इसीलिए तेरी मां की कब्र पर वो शोले और सिसकिया है। फैसल का सर चकरा रहा था। वो खामोशी से कागजात उठाकर घर की तरफ चल पड़ा। गांव की गलियों से गुजरते हुए उसे हर तरफ आमिना बीबी की नेकी की बातें सुनाई दे रही थी। गांव वाले अब भी उनकी तारीफ करते थे, उनके जनाजे की बातें करते थे, उनकी नेकी को याद करते थे। लेकिन फैसल के दिल में एक तूफान उठ रहा था। वो अपने घर पहुंचा, जहां सफिया बावर्ची खाने में मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। उसका गहरा सावला चेहरा पसीने से चमक रहा था और उसकी आंखों में एक खामोश दर्द था। फैसल ने उसे देखा, लेकिन उसने कुछ न कहा। वो अपनी मां के कमरे में गया, जहां वो पुराना लकड़ी का संदूक अब भी खुला पड़ा था। संदूक के अंदर डायरी के अलावा फैसल को एक छोटी सी पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में 2 लड़कियां थी जो हंसती हुई खजूर के दरख्त के नीचे खड़ी थी। एक लड़की आमिना बीबी थी, जवान और चेहरे पर वही रोशन मुस्कान। दूसरी लड़की राबिया थी, जो उस वक्त हंसी खुशी दिखाई दे रही थी। फैसल ने तस्वीर को हाथ में पकड़ा और उसके पीछे लिखी तहरीर पढ़ी, आमिना और राबिया, बहरामपुर 1975। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। उसकी मां और खाला कभी एक दूसरे की बेहतरीन दोस्त थी, तो फिर ये दुश्मनी कैसी? उस रात फैसल सो न सका। वो अपनी मां की चारपाई पर बैठा डायरी पढ़ता रहा। डायरी में आमिना बीबी ने अपनी हसद और गुस्से की बातें लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि वो राबिया से हसद करती थी क्योंकि वालिद उसे ज्यादा प्यार करते थे। उन्होंने ये भी लिखा था कि जायदाद छीनना उनका बदला था, लेकिन उसके बाद उन्हें हमेशा एक खौफ रहता था कि उनका गुनाह कभी न कभी सामने आ जाएगा। फैसल ने डायरी बंद की और अपनी आंखों से आंसू पोंछे। उसने सोचा कि वो राबिया से माफी मांगेगा और उनका हक वापस करेगा। लेकिन उसके जहन में एक और सवाल था, क्या उसकी मां का गुनाह सिर्फ यही था या इसके पीछे कोई और राज था? अगली सुबह फैसल राबिया के घर गया। वो सफिया और राबिया को अपनी मां की डायरी और तस्वीर दिखाने ले गया। राबिया ने तस्वीर देखी
और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये वो दिन थे जब हम बहनें एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन तेरी मां ने हसद की वजह से सब कुछ बर्बाद कर दिया। फैसल ने कहा, खाला, मैं आपसे माफी मांगता हूं। ये घर और जमीन आपका हक है, मैं ये सब आपको वापस करूंगा। राबिया ने फैसल का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, माफी मांगने की जरूरत नहीं, लेकिन इस गांव में कुछ और लोग भी हैं जिनके साथ तेरी मां ने नाइंसाफी की। अगर तू वाकई इंसाफ करना चाहता है तो उन सबको ढूंढना होगा। फैसल हैरान हुआ। और लोग? कौन लोग? राबिया ने कहा, बेटा, तेरी मां ने सिर्फ मेरी जायदाद नहीं छीनी, बल्कि गांव के कुछ और लोगों के साथ भी धोखा किया। उनमें से एक शख्स है बशीर अहमद, जो गांव के किनारे खेतों में काम करता है। उससे जाकर मिल, वो तुझे बताएगा कि तेरी मां ने उसके साथ क्या किया। फैसल के दिल में एक नई बेचैनी जाग उठी। वो सोच रहा था कि उसकी मां, जिन्हें वो नेक समझता था, ने और कितने राज छुपाए थे। वो राबिया के घर से निकला और गांव के किनारे की तरफ चल पड़ा, जहां बशीर अहमद के खेत थे। वो सोच रहा था कि क्या वो अपनी मां की नेकनामी बचा पाएगा, या ये राज उसे हमेशा के लिए तोड़ देंगे। जब वो बशीर अहमद के खेत के करीब पहुंचा तो उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आया, जो मिट्टी पर बैठा गेहूं के पौधों को पानी दे रहा था। फैसल ने उसे देखा और आहिस्ता से कहा, अस्सलामु अलैकुम चाचा बशीर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बशीर अहमद ने लोटा जमीन पर रखा और फैसल की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो बरसों से किसी दर्द को छुपाए हुए हो। वालेकुम अस्सलाम फैसल बेटा, बैठ, क्या बात है? और उसने कागजात और डायरी बशीर अहमद के सामने रख दी। चाचा, ये कागजात मुझे मेरी अम्मा की कब्र के पास मिले हैं। राबिया खाला ने बताया कि मेरी अम्मा ने आपके साथ भी कोई नाइंसाफी की थी। क्या ये सच है? अहमद ने एक लंबी सांस ली और अपनी पगड़ी को हाथ से ठीक किया। उसकी आंखों में एक पुराना दर्द जाग उठा। ये बात उस वक्त की है जब मैं जवान था। मेरा बाप इस गांव का एक छोटा सा किसान था। उसके पास ये खेत थे, जो हमारी रोजी रोटी का अकेला जरिया थे। तेरी मां उस वक्त स्कूल की उस्तादा थी और उसकी इज्जत पूरे गांव में थी, लेकिन उसे जमीनों का शौक था। उसने मेरे बाप को झूठे वादों से बरगलाया कि वो इस खेत को गांव के लिए एक स्कूल बनाने के लिए इस्तेमाल करेगी। मेरे बाप ने भरोसा किया और कागजात पर दस्तखत कर दिए, लेकिन तेरी मां ने वो खेत अपने नाम कर लिया और उसे गांव के खातों में शामिल कर दिया। फैसल के हाथ कांप रहे थे। वो खामोशी से बशीर अहमद की बात सुन रहा था, लेकिन उसका ज़हन सवालों से भर गया। लेकिन चाचा, आपने कभी उसके खिलाफ आवाज क्यों न उठाई? बशीर अहमद ने एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, तेरी मां की इज्जत इतनी थी कि कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत न करता। जब मैंने पटवारी से बात की तो उसने कहा कि कागजात अब आमिना बीबी के नाम पर है। मैं एक गरीब किसान था, मेरे पास न पैसा था न ताकत कि उसके खिलाफ लड़ सकूं। बस मैंने अपनी किस्मत मान ली और इस खेत में मजदूरी शुरू कर दी। फैसल ने डायरी खोली और उसे बशीर अहमद के सामने रखा। चाचा, ये मेरी अम्मा की डायरी है। इसमें उन्होंने राबिया खाला के बारे में लिखा है कि उन्होंने हसद की वजह से उनकी जायदाद छीनी। क्या आपका जिक्र भी इसमें है? बशीर अहमद ने डायरी उठाई और उसके पुराने जर्द पन्ने पलटने लगे। उसकी उंगलियां एक सफ़े पर रुक गई जहां आमिना बीबी ने लिखा था, बशीर का खेत हमारे खानदान के लिए बेहतर है। उसने खुद दस्तखत किए। उसे शिकायत का कोई हक नहीं, लेकिन रात को नींद नहीं आती। क्या मैंने गलत किया? बशीर अहमद ने डायरी बंद की और कहा, बेटा, तेरी मां को अपने गुनाह का एहसास था, लेकिन उसने कभी उसे सही करने की कोशिश नहीं की। फैसल का सर झुक गया। उसने सोचा कि उसकी मां, जिनकी नेकी की बातें गांव वाले करते थे, ने कितने लोगों के साथ नाइंसाफी की थी। वो उठा और बशीर अहमद से कहा, चाचा,
मैं वादा करता हूं कि आपका हक आपको वापस करूंगा। बशीर अहमद ने एक हल्की सी मुस्कान दी और कहा, बेटा, हक वापस करना आसान नहीं। तेरी मां ने ये खेत गांव के खातों में शामिल कर दिया। अब उसे वापस लेने के लिए तुझे गांव की पंचायत से लड़ना होगा। और पंचायत के सरबराह चौधरी जफर तेरी मां के बहुत बड़े मद्दाह थे। वो तेरी बात मानने को तैयार नहीं होंगे। फैसल के दिल में एक नई आग भड़क उठी। वो गांव के चौक की तरफ चल पड़ा जहां पंचायत का इजलास होता था। चौक में एक बड़ा सा बरगद का दरख्त था जिसके नीचे चारपाइयां बिछी हुई थी। चौधरी जफर, एक 55 साल का शख्स जो हमेशा सफेद शलवार कमीज और काली वेस्टकोट पहनता था, वहां बैठा गांव वालों के मसले सुन रहा था। उसका चेहरा सख्त था और उसकी आवाज में एक अजीब सी धाक थी। फैसल ने उसके सामने जाकर कहा, चौधरी साहब, मुझे आपसे बात करनी है। मेरी मां ने बशीर अहमद के खेत पर कब्जा किया था। मैं उसे वापस करना चाहता हूं। चौधरी जफर ने फैसल को गौर से देखा और कहा, फैसल, तेरी मां एक नेक औरत थी। उसने गांव के लिए बहुत कुछ किया। तू उसकी इज्जत पर दाग लगाना चाहता है? फैसल ने कहा, चौधरी साहब, मैं इज्जत पर दाग नहीं लगा रहा। मैं सिर्फ इंसाफ करना चाहता हूं। चौधरी जफर ने एक ठंडी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर तू इंसाफ करना चाहता है तो पंचायत के सामने सबूत पेश कर। लेकिन याद रख, अगर तेरी बात झूठी निकली तो तेरी मां की इज्जत खाक में मिल जाएगी। फैसल ने कागजात और डायरी चौधरी जफर के सामने रख दिए। चौधरी ने कागजात देखे और कहा, यह तो असली कागजात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तेरी मां ने गलत किया। शायद बशीर ने खुद ये खेत बेच दिया हो। फैसल ने कहा, चौधरी साहब, मेरी मां की डायरी पढ़े, इसमें सब कुछ लिखा है। चौधरी जफर ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। उसका चेहरा बदलता चला गया। जब उसने डायरी बंद की तो उसने कहा, फैसल, ये बात गांव के लिए बहुत बड़ी है। अगर ये राज खुल गया तो तेरी मां की नेकनामी खत्म हो जाएगी। क्या तू वाकई ये चाहता है? फैसल ने एक लम्हे के लिए सोचा। उसकी मां की नेकी उसके लिए सब कुछ थी, लेकिन अब उसे सच्चाई की कीमत मालूम हो रही थी। उसने कहा, चौधरी साहब, मैं सच जानना चाहता हूं। अगर मेरी मां ने गलत किया तो मैं उसे सही करूंगा। चौधरी जफर ने सर हिलाया और कहा, ठीक है, हम पंचायत का इजलास बुलाएंगे। प्यार, लेकिन अब उसे सच्चाई की कीमत मालूम हो रही थी। उसने कहा, हाजी साहब, मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे क्या करना होगा? हाजी दीन मोहम्मद ने कहा, बेटा, तुझे पंचायत के सामने ये सारे सबूत पेश करने होंगे। राबिया, बशीर, कुलसूम और मेरी गवाही के साथ तू गांव वालों को बता कि तेरी मां ने क्या किया। लेकिन याद रख, ये आसान नहीं होगा। चौधरी जफर तेरी मां का बहुत बड़ा मद्दा है। वो तेरी बात मानने को तैयार नहीं होगा। फैसल ने हाजी दीन मोहम्मद से इजाजत ली और गांव के चौक की तरफ चल पड़ा जहां पंचायत का इजलास होने वाला था। चौक में बरगद का बड़ा सा दरख्त अपनी शाखें फैलाए खड़ा था और उसके नीचे चारपाइयां बिछी हुई थी। गांव वाले जमा हो रहे थे और हवा में एक अजीब सी कशिश और सख्ती थी। फैसल ने राबिया, बशीर, कुलसूम बीबी और हाजी दीन मोहम्मद को भी बुलाया। जब पंचायत का इजलास शुरू हुआ तो चौधरी जफर ने फैसल से कहा, बेटा, तू जो दावा कर रहा है वो बहुत बड़ा है। क्या तेरे पास सबूत है? फैसल ने डायरी और कागजात चौधरी जफर के सामने रख दिए। उसने राबिया, बशीर, कुलसूम बीबी और हाजी दीन मोहम्मद को गवाही देने के लिए बुलाया। एक एक करके सबने अपनी कहानी सुनाई। राबिया ने अपनी जायदाद के छिन जाने की बात कही, बशीर ने अपने खेत की कहानी सुनाई, कुलसूम बीबी ने अपनी शोहरत की तबाही का जिक्र किया और हाजी दीन मोहम्मद ने अपनी इज्जत के जाया होने की दास्तान सुनाई। गांव वालों के चेहरों पर हैरत थी और कुछ की आंखों में आंसू थे। चौधरी जफर खामोशी से सब कुछ सुनता रहा। जब सबने बात खत्म की तो उसने कहा,
फैसल, तेरी मां ने जो किया वो गलत था, लेकिन वो एक नेक औरत थी। क्या तू उसकी नेकनामी को खाक में मिलाना चाहता है? फैसल ने एक गहरी सांस ली और कहा, चौधरी साहब, मेरी मां नेक थी, लेकिन उसने गुनाह किए। मैं उन गुनाहों को दुरुस्त करना चाहता हूं ताकि उसकी रूह को सुकून मिले। उसने राबिया, बशीर, कुलसुम बीबी और हाजी दीन मोहम्मद की तरफ देखा और कहा, मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। ये घर, ये खेत, ये इज्जत सब आपका हक है। मैं इसे वापस करूंगा। गांव वालों ने फैसल की बात पर सर हिलाया और कुछ ने उसकी हिम्मत की तारीफ की। चौधरी जफर ने फैसला सुनाया कि राबिया को उसका घर और जमीन वापस दी जाएगी, बशीर को उसका खेत मिलेगा, कुलसूम बीबी की इज्जत बहाल की जाएगी और हाजी दीन मोहम्मद को पंचायत में दोबारा इज्जत दी जाएगी। उस रात फैसल कब्रिस्तान गया। आमिना बीबी की कब्र पर अब कोई शोले न थे, न कोई सिसकिया। कब्र पर एक अजीब सा सुकून छाया हुआ था, जैसे उसकी मां की रूह को आखिरकार चैन मिल गया हो। फैसल ने फातिहा पढ़ी और घर वापस आ गया। उसने सफिया से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब से हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। सफिया ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और राबिया ने दोनों को दुआएं दी। बहरामपुर में एक नई सुबह शुरू हुई। गांव वालों ने फैसल की हिम्मत की तारीफ की और उसकी मां की नेकी को एक नए अंदाज में याद किया। कब्रिस्तान में आमिना बीबी की कब्र अब पुरसुकून थी और फैसल के दिल में एक नया सुकून था।